चैप्टर में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक कंसेप्ट ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म पढ़ा है और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोगों ने करा है, ठीक है ना। आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है वो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है ना, समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। और यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन को समझने के लिए। अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को नहीं समझेंगे तो आप रिलेशन को नहीं समझ पाएंगे, और रिलेशन को अगर नहीं समझेंगे तो आप फंक्शन को बिल्कुल नहीं समझ सकते, ठीक है ना। तो इस वजह से आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, बहुत कॉपी कलम आपके हाथों में होगा, उसको छोड़ दीजिए, पूरा ध्यान जो है आप यहाँ पे दीजिए, ठीक है ना। पूरा का पूरा ध्यान जो है आप यहाँ पे दीजिए, ठीक है ना। चलो देखो, अब ध्यान से देखना, ठीक। अब देखो, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सेट ए लिया जिसमें ए कमा बी दो एलिमेंट्स हैं, और एक सेट मैंने बी लिया जिसमें 1 2 3 ये तीन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी को कैसे दर्शाया जाता है ये पहले मैं दिखा रहा हूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी को ऐसे लिखा जाता है, क्लियर है। वही कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए बोलता ना, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी ए क्रॉस बी ऐसे दर्शाया जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए तो आपको ऐसे दर्शाया जाएगा, ठीक है ना। अब चलो देखो, मान लेते हैं सेट ए में दो एलिमेंट्स हैं, बी में तीन एलिमेंट्स हैं। अब ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी हमको चाहिए। ए क्रॉस बी भी एक क्या होता है, एक सेट ही होता है। जब भी हम लोग दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात करते हैं वह भी आपका एक सेट ही होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, तो इसमें देखो क्या करना रहता है, सेट ए का पहला एलिमेंट्स लेंगे और सेट बी के सभी एलिमेंट्स लेंगे। अब ध्यान से देखो, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट्स, अर्थात मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट को लेकर बी के प्रत्येक अवयव प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ हम लोग ऑर्डर पेयर बनाते हैं। मैंने क्या बोला, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मैं सेट ए का एक एलिमेंट लूंगा और लेकर जो है बी के प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। जब एक एलिमेंट का काम पूरा हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, सेट ए का दूसरा एलिमेंट बी लेंगे और फिर उसका जो है सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर बना देंगे, ठीक है। और इस तरीके से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो देखो, मान लीजिए मैंने ए लिया, ए का एक के साथ ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, ए कामा 1, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कामा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कामा 3। सिमिलरली ए का काम हो गया, ए ने जो है बी के सभी एलिमेंट्स के साथ जो है अपना ऑर्डर पेयर बना लिया। नाउ बी, ये है बी कामा 1, ये है बी कामा 2 और ये है बी कामा 3। समझ गए। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, क्लियर। नाउ अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं व्हाट इज बी क्रॉस ए, व्हाट इज बी क्रॉस ए, तो अब इसको ध्यान से समझना है। देखो, इसको करने के लिए अब क्या करेंगे, यहां से उठाएंगे। जब हम लोग ए क्रॉस बी कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, हम लोग ए के एलिमेंट्स को उठा रहे थे और बी के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बना रहे थे, है ना, ऐसा ही हो रहा था। अब ध्यान से देखो, जब बी क्रॉस ए करेंगे ना, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि बी के प्रत्येक एलिमेंट्स को लेंगे और ए के प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तुम मैंने यहाँ इसको लिया, 1 को लिया, 1 का ए के साथ बनाएंगे ऑर्डर पेयर, तो 1 कामा ए, फिर क्या हो जाएगा 1 कामा बी। देखो 1 ने ए के प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ अपना ऑर्डर पेयर बना लिया। नाउ हम लोग बी के साथ चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बी कामा ए, फिर क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, 2 कामा ए, फिर क्या हो जाएगा 2 कामा बी। अब देखो 2 का भी काम हो गया,
2 ने A के साथ ऑर्डर पेयर बनाया, 2 ने B के साथ ऑर्डर पेयर बनाया। अब ध्यान से देखना 3 के साथ मतलब 3 बनाएगा, 3 A के साथ बनाएगा एक ऑर्डर पेयर, फिर 3 जो है किसके साथ, B के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। और इस तरीके से B के प्रत्येक अवयव ने प्रत्येक अवयव के साथ जो है अपना ऑर्डर पेयर बना लिया। एक चीज स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वीडियो मैं दिन में शूट कर रहा हूँ तो थोड़े से इधर उधर से अगर वॉइस प्रॉब्लम आएगी तो उसको केयर मत करिएगा, ठीक है ना, और टोटली फोकस यहाँ पे करिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा और अब आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है ना। तो आप बताओ कहीं डाउट हो? अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि सर A क्रॉस B और B क्रॉस A क्या ये बराबर हैं क्या? आप देख लो, क्या A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर है? यह भी एक सेट है, यह भी एक सेट है, ठीक है ना, यह भी एक सेट है और यह भी एक सेट है। और दो सेट्स तब बराबर होते हैं जब उनका प्रत्येक अवयव बराबर रहे। जब उनका प्रत्येक अवयव बराबर रहेगा तभी ना। जैसे मान लीजिए ये एक सेट है और इसमें 1,2 एलिमेंट्स हैं, ये एक सेट है B और इसमें 2,1 एलिमेंट्स। अब मैं बोलूं कि क्या ये दोनों सेट बराबर हैं? बिल्कुल बराबर है। क्यों? क्योंकि A का प्रत्येक अवयव B का भी वही है कि नहीं? B का प्रत्येक अवयव और A का प्रत्येक अवयव सेम है। यहाँ ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता है। तो A और B क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसा है क्या? क्या A क्रॉस B के सभी अवयव B क्रॉस A के बराबर हैं? नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि सर A, 1 बराबर है 1, A के। बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर आप लोगों को बता रखा है। जो स्टूडेंट्स उसको नहीं देखा है उस वीडियो को, उसको जाकर कवर करें, ठीक है ना। क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो आप आगे चल के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, A, 1 इज नॉट इक्वल टू 1, A। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर मतलब समानता, जो क्रमित युग्मों की समानता हम लोगों ने सीखी थी, उसके अनुसार हमने क्या सीखा था कि दो ऑर्डर पेयर तब बराबर होते हैं जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो? बराबर हो, जब संगत अवयव जो है बराबर हो। अगर ऐसा है तभी हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्डर्स इक्वल्स होंगे, ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ये याद रखिएगा, A क्रॉस B और B क्रॉस A ये बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पे ऐसे कंडीशन में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्लियर है ना? एक मिनट, अब ध्यान से देखो, अगर यहां तक बातें समझ में आ गई, A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करूं, यहां से देखिएगा, इसको मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। चलो इसको मैं क्या कर रहा हूं ना, इसको मैं नोट पॉइंट के रूप में ले रहा हूं। ध्यान से देखना और समझना है। और नोट पॉइंट को मैं इधर लिखूंगा क्योंकि इधर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा इसको थोड़ा सा। और ये नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नोट पॉइंट तो आपने सीखा, A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये बात तो बिल्कुल क्लियर होगी ना। अब ध्यान से देखना है, एक चीज आप देख पा रहे होंगे, A क्रॉस B और B क्रॉस A में कॉमन चीज आप देख पा रहे हैं। जैसे देखिए, अगर आपने A क्रॉस B फाइंड कर लिया है, अगर आपने A क्रॉस B फाइंड कर लिया है, उससे B क्रॉस A फाइंड आप इजीली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि A क्रॉस B के जो एलिमेंट्स है ना, A क्रॉस B के एलिमेंट्स का कहने का मतलब क्या है? A, 1 A क्रॉस B का एक एलिमेंट कहलाएगा, A, 2 A क्रॉस B का एक एलिमेंट कहलाएगा, A, 3 A क्रॉस B का एक एलिमेंट्स कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखिए, 1, A ये B क्रॉस A का एलिमेंट कहलाएगा, 1, B क्रॉस A का एक एलिमेंट कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से सारे जो है क्या है? B क्रॉस A के एलिमेंट्स हैं। अब मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कि A क्रॉस B अगर आपने फाइंड कर रखा है ना, तो B क्रॉस A फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि A क्रॉस B के जो एलिमेंट्स है ना, उन जो एलिमेंट्स हैं अर्थात जो ऑर्डर पेयर्स हैं, उन ऑर्डर पेयर्स में एलिमेंट्स को बस एक्सचेंज कर दीजिए, आपको B क्रॉस A मिल जाएगा। जैसे A क्रॉस B में ये जो पहला एलिमेंट्स है, इसका क्या है?
ये एक ऑर्डर पेयर है ना। अभी इसका देखो, इसके एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर दो, ए के जगह पे 1 कर दो, 1 के जगह पे ए कर दो, तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा। नहीं, उसी तरह से यहाँ पे देखिए a, 2 है ना, तो ये 2, a भी इसमें होगा, देख लो। अब a, 3 है तो 3, a भी होगा, देखो यहाँ पे। फिर देखो b, 1 तो 1, b यहाँ पर है। फिर b, 2 तो 2 का b, 2 है तो 2, b देखो यहाँ पे। फिर b, 3 तो 3, b देखो यहाँ पे। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको a क्रॉस b आपने फाइंड कर रखा है और उसने b क्रॉस a फाइंड करने के लिए कहा है, तो उसको भी बहुत, मतलब ये नहीं कि आपको उस तरह से जैसे मैंने फाइंड करना बताया वैसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप इजीली जो है फाइंड कर सकते हैं। केवल a क्रॉस b के जो ऑर्डर पेयर्स हैं ना, जो एलिमेंट्स हैं, उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनको आप एक्सचेंज करके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात भी आपको क्लियर होगी। नाउ अगर मैं बात करूं आपसे कि एक ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है, इसमें से कोई भी अगर एक सेट क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। जैसे मान लीजिए ए और बी है, ठीक है ना, ये ए सेट है और ये बी सेट है, इसमें से कोई भी या तो a = 5 हो जाए या b = 5 हो जाए। इसमें से अगर कोई भी अगर 5 हो जाता है तो याद रखिएगा सेकेंड पॉइंट, a क्रॉस b जो होगा वह भी 5 हो जाएगा। कब होगा? यदि सेट a बराबर 5 हो या सेट b बराबर 5 हो। कोई भी अगर एक हो जाएगा ना तो a क्रॉस b क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 क्या होता है आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है ना, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब यहां से देखो, अगर ये बात समझ में आ गई तो आइए मैं और समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं बात करूं कि a में एलिमेंट्स कितने हैं, देखो a में एलिमेंट्स को ऐसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और इसको दर्शाया ऐसे जाता है। फिर बी में अगर एलिमेंट्स की मैं बात करूं तो इसको लिखा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, मतलब बी में अवयवों की संख्या, यहाँ है ए में अवयवों की संख्या, इसको दर्शाया जाता है ऐसे। अब आप ध्यान से देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, ए में अवयवों की संख्या कितनी है, तो ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 2 है। बी में अवयवों की संख्या कितनी है? बी में अवयवों की संख्या 3 है। ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 2 है। बी में अवयवों की संख्या कितनी है? 3 है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी होगा, तो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। जब भी आपको ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स की संख्या बतानी हो तो आपको ऐसे ही करना है, ए में जितने एलिमेंट्स हैं उसका मल्टीप्लाई कर देना है बी में जितने एलिमेंट्स हैं उससे। अब देखो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ए में यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 2 मल्टीप्लाई बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा? 6। अर्थात आप देख रहे होंगे कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6 है। नाउ 6 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार अगर एक सामान्य रूप लेकर आए, जनरल रूप लेकर आए, तो जनरल रूप में थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जनरल रूप में, आप याद रखिएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे काम कर दे रहा हूँ नोट पॉइंट में। देखो यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर मैंने मान लिया p है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b अगर मैंने मान लिया q है, ठीक है ना। a में एलिमेंट्स की संख्या d है और b में एलिमेंट्स की संख्या q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b अर्थात ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये और इसी का मतलब ये है कि आप लिखेंगे ऐसे। अर्थात अगर ए में अवयवों की संख्या p है, बी में अवयवों की संख्या q है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? p इंटू q हो जाएगी। क्लियर है ना? p इंटू q हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और इस तरीके से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और ए क्रॉस बी का क्या कंसेप्ट है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।
अब इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। ये वीडियो थोड़ा लेंथी भी हो जाएगा, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि साइड से जो है आवाज़ कुछ आ रहा है, ठीक है ना, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वजह से मैंने इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।